हेलो स्टूडेंट, हम 8th क्लास के आपका जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसके विषय में बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन किया है, बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई है। हम आगे बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे अब नवाब बन जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने बंगाल की दीवानी प्राप्त की है। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके लिए कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। फिर बाद में और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और धन दौलत दें, पैसा दें। खूब रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही बंगाल की दीवानी प्राप्त की गई थी। उसने ही अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया था। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास, मतलब आज जो चेन्नई है, इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत है 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा था, लेकिन वो खुद भ्रष्ट था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी, क्योंकि उस पर आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहग्रस्त लग रहे थे, क्योंकि उसके पास जितनी संपत्ति वो कहाँ से आई, तो वो संदेह में था। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन उसने 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का ग्रास बने, उनको मौत प्राप्त हुई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं, और उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और वापस जो क्या है अपने देश इंग्लैंड लौट जाएं और आराम से जीवन जिएं। वो तो एक जीवन आलीशान जीवन जीना चाहते थे, और वहाँ के लोग नवाब कहलाते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी रूपांतरण बन गया था, और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रीति रिवाजों पर आने वाले लोगों के रूप में देखते हैं। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से वो धन दौलत या फिर जिस तरह से वो शासन कर रहे थे। यहाँ पे कंपनी का जो शासन फैला है उसके विषय में बात की गई है, किस तरह से उन्होंने शासन को आगे बढ़ाया है। 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को हम देखें तो कुछ बातें हमारे सामने आती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उनके किसी भी भारतीय रियासत पर अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। कूटनीतिक चालों के जरिए जो क्या है उन्होंने उन राज्यों को हड़पा है। बक्सर की लड़ाई हमने देखा 1764 में हुई थी। भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए, और ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवहारिक प्रतिनिधि होते थे जो रेजिडेंट तैनात किए गए थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में दखल अंदाज देने लगे। तो जो राजा थे उनके पास जो कि उनकी नियुक्ति की गई और वो दखल अंदाजी है वो देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हासिल करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियायतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था।
सहायता संधि के जरिए मतलब क्या है, अगर कोई राजा दूसरा राजा आक्रमण करता है तो उन्हें जो क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो क्या वो मदद करेगी, सपोर्ट करेगी और उन्हें उस आक्रमण से बचाएगी। तो उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलेगी, कंपनी उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी, मतलब जो उनकी सेना होती थी, जो टुकड़ी वो अपने पास रखते थे, उसका खर्चा जो क्या है राजा को ही देना पड़ता था। भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी, मतलब उनकी ज़मीन है, जो भूमि है, उसको हड़प लेती थी। एक एग्जाम्पल दिया है, रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल रहे हैं जब 1798 से 1805, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। अवध के साथ यह कि अपमानजनक संधि हुई थी, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके उनसे छीन लिए गए थे। वो बातें यहाँ रही हैं। आगे हम फिर बात करेंगे उसमें टीपू सुल्तान के विषय में, जो शेरे मैसूर के नाम से जाना गया है, जिसने अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी लंबे समय तक लोहा लिया। अंग्रेज़ों को चने चबने पर मजबूर किया गया। एक शेर की बात ही वो लड़ा है यहाँ पे। तो आगे जो हमारे पार्ट रहेंगे हम उनमें बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।